अस्सलाम वालेकुम। आज आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छी हालत में होंगे। अम, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, मैंने सोचा बहुत से लोगों ने भी इसका मुझे कहा था स्टूडेंट से कि कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाए। एक बार तो एक्चुअली मैं इसका ओवरव्यू दे भी चुकी हूँ, तो एक बार फिर थोड़ा सा आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में एक तरह से आ जाएगी चीज़ें। तो आज हम आपके वाइवे के जो टॉपिक्स इस वक्त मुझे याद हैं हम उनको डिस्कस करते हैं, और फिर जो कुछ रिमेनिंग रह जाएंगे वो आप अगर मुझे लेक्चर के बाद बता दें तो हम फिर उनको भी किसी हद तक डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपको याद हो तो हमने इसको सबसे पहले स्टार्ट ये किया था कि ये क्या चीज़ होती है। सो ये दो वर्ड से मिलके एक वर्ड बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इट्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स बेसिकली, जिसमें आप स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रो बेसिकली स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्टैटिक्स है एट रेस्ट। तो हम इस फील्ड में या इस ब्रांच ऑफ साइंस में फिज़िक्स में स्टडी करते हैं चार्जेस को रेस्ट पे। आलमोस्ट आप इसको रेस्ट कह सकते हैं। ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आती है देन दैट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ डिफाइंड एज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक से मुराद ये है कि इस पर आपका जो इसकी प्रॉपर्टी, इस पर इन्वायरमेंट का कोई आपके जो सराउंडिंग्स है उसका असर नहीं होता, या आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। आप ये नहीं कर सकते हैं कि कुछ पार्टिकल हैं उनको आप एक तरह का चार्ज दे दें, किसी को दूसरी तरह का दें, किसी को चार्ज लेस बना दें या किसी को चार्ज बना दें। तो ये ऐसा नहीं होता। जो पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, जो पार्टिकल मौजूद है नेचर में, उनका या उनकी प्रॉपर्टी है कि या तो वो चार्ज, उनके पास ढेर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हमने डिस्कस किया है कि उनमें एक प्रॉपर्टी मैस भी होती है। मैस भी देखा जाए तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मैस किसी भी बॉडी में अमाउंट ऑफ मैटर उसको शो करता है। ठीक है। तो वेट डिफरेंट उसमें आ जाता है। तो आपको मैंने पहले भी हमने डिस्कशन में इसको किया था कि वेट क्या होता है। वेट बेसिकली एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। वो आपकी सराउंडिंग उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, जबकि आपका मैस किसी भी पार्टिकल का, किसी भी चीज़ का, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। इससे हमने स्पिन भी एक प्रॉपर्टी देखी थी। तो चार्ज भी जस्ट एक प्रॉपर्टी है। ये खुद अपने इटसेल्फ को एंटिटी नहीं है, लेकिन जो आपका पार्टिकल है जो कि एंटिटी है उसकी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की। तो ये पार्टिकल कहाँ से आते हैं? आपके पास जो पार्टिकल हैं वो आपके एटम का पार्ट है। एटम किससे मिलके बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो उसमें आपके पास बेसिकली तीन टाइप के चार्ज आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, देन प्रोटॉन इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, देन न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है। ठीक है जी। तो ये तीन तरह के आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, दो तरह के, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब ये इनका नेगेटिव और पॉजिटिव क्या काम करता है, वाई वी आर इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्जेस रेस्ट पर है और हम इसमें इतने इंटरेस्टेड क्यों होते हैं, ये क्या ऐसा इनके पास है या ये क्या कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पता चला कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो इनके दरमियान में एक चीज़ जो हमने इनको जब स्टडी किया तो हमें क्या पता चला कि इनके दरमियान इनके पास एक फोर्स होती है। ठीक है। फोर्स होना इन इटसेल्फ एक बड़ी चीज़ होता है। आप उसी को देखते हैं, फोर्स है तो बहुत कुछ कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है ना कुछ भी करने की। तो इस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स क्या होती है कि अगर आपके पास दो सेम चार्जेस अगर आ जाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। लेकिन अगर आपके पास अपोजिट चार्जेस आ जाएं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को फिर ये अट्रैक्ट करते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है इस चार्ज की। ये चार्ज क्या करता है कि ये इसके पास इलेक्ट्रो, हम कंबाइन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बेसिकली इनके पास क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास चार्जेस होते हैं उनकी, इसके अलावा ये क्या, अच्छा एक हमने इसका देखा, इसकी वैल्यू क्या होती है। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव ये वैल्यू आ जाती है। ये इसके चार्ज की, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू है। ठीक है जी। अब हमारे पास अगली चीज़ आती है चार्ज क्वांटाइजेशन। अगर सिंपल वर्ड्स में आपको, आपसे पूछा जाए या आपको बताया जाए कि चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो इसका ये मतलब है कि चार्ज इज़ ऑलवेज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज।
ये जो n है दिस इज़ 1 2 n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू 1.5 1.7 इस तरह से नहीं हो सकती। इसकी हमेशा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक कमरे में स्टूडेंट्स हैं कुछ, तो या तो वो 20 होंगे या 19 होंगे। अब 19.5 या 19.75 ये कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है इस चीज़ का। ये जो चार्ज है आपका, ये वाला चार्ज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पार्टिकल, वो पार्टिकल फिजिकल पार्टिकल एंटिटी है एक, उसकी प्रॉपर्टी है। तो वो होगा या नहीं होगा, ये नहीं हो सकता कि आधा पार्टिकल यहीं पड़ा हुआ और आधा पार्टिकल नहीं है, ये नहीं होता। तो ये चीज़ शो करती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि आपके पास अगर आपको किसी जगह पे किसी कोई भी आपके पास मटेरियल उस पर आप चार्ज फाइंड आउट करना चाहिए दैट इज़ क्यू, तो वो क्या करते हैं, वो जितने नंबर उसके पास होंगे चार्जेस के, नंबर किस में आएगा 1 2 3 4, और वो उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं उसकी चार्ज की वैल्यू के साथ। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं चार्ज की। ठीक है जी, हमारे पास हो गया चार्ज क्वांटाइजेशन। तो इसमें समझें कि ये जो आपके पास है, इस इक्वेशन को आप बताएंगे, फिर आप बताएंगे n क्या है, e क्या है, q क्या है। q आपका जिस भी सिस्टम को आप कंसिडर करें उसका चार्ज है कि उस पर कितना चार्ज होगा, वहाँ पर कितने चार्जेस ऐड किए गए हैं, कितने चार्जेस रिमूव किए गए। यहाँ से आप नंबर ऑफ चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, किसी इतना अगर कोई चार्ज है तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल कितने हैं, तो आप बता सकते हैं कितने ऐड हुए हैं या कितने रिमूव हुए हैं। इस तरह की हमने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी की हुई हैं। ठीक है जी, अब हम अगली चीज़ जो देखते हैं दैट इज़ चार्ज कंजर्वेशन। अब चार्ज कंजर्वेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा आप समझें कि रिएक्शन हो जाए, कोई एक्सपेरिमेंट हो जाए जिसमें चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो हमेशा पेयर में क्रिएट होते हैं और पेयर में ही डिस्ट्रॉय होते हैं। मींस कि आपके पास लेट्स सपोज कि ए एक कोई था आपका पार्टिकल है, कोई भी उस पर चीज़ है और उस पर कोई चार्ज है, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ +2 उसका चार्ज है। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ अगर इसने उसी एक हम क्लोज सिस्टम की बात जहाँ पे करते हैं ना, इससे दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट होना है बी, जिसका मतलब है कि बी और से अगर दो पार्टिकल बन रहे हैं तो इनकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, इस रिएक्शन कब पॉसिबल होगा, या तो इसमें भी +2 चार्ज आ जाए बी पे और सी पे 0 हो जाए, या फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पे +1 अब यहाँ पे +1 -1 नहीं आ सकता। ठीक है, दूसरे ऑप्शन ये भी हो सकते हैं कि आप इस पे कोई बड़ा चार्ज है +3 लिया, यहाँ पे -1 तब यहाँ पर लें, तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है चार्ज कंजर्वेशन आपको ये बताता है कि इक्वेशन के या आपके जो रिएक्शन है, जो आपका एक्सपेरिमेंट है, बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट, चार्ज नंबर रिमेन सेम। अगर यहाँ पे पहले +2 है तो आपको आफ्टरवर्ड्स भी क्या मिलना चाहिए, +2 मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको चार्ज कंजर्वेशन कहलाती है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि चार्जेस के पास क्या होता है, चार्जेस के पास फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट कैन बी अट्रैक्टिव और कैन बी रिपल्सिव। तो इस फोर्स को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, अब आपके पास एक लॉ है जो आपको बताता है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, इसका ये मतलब है जो इंपॉर्टेंट आपके फार्मूला आएंगे आपने उनको याद करना है, ये नहीं कि बस आप हवाई बातें करें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे वो क्या मिलता है, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इसकी दो समझिए कि आप पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी या ये फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव होगी। ओके, आपके पास दो चार्जेस हैं। ये फोर्स की लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन टू चार्जेस। अगर हमने डिस्कस किया कि आपके पास यहाँ पे 100 चार्जेस और हो जाएं तो आप 100 के 100 को यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, ये लॉ है, ये नहीं बदल सकता, ये यही रहेगा। इसका ये मतलब है कि आप पहले फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, देन Q1 एंड Q3, देन Q1 एंड Q4, और फिर आप क्या कर सकते हैं, इनको सिंपल ऐड कर सकते हैं। ये एक वे है। ये फोर्स आपको बताती है, कूलम्स आपको बताता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, ओवर फोर्स प्रोपोर्शनल है 1/r² के। ये टाइप ऑफ चेंज है, आपको इससे ये पता चलता है कि F किस तरह से डिपेंड करता है Q1 Q2 पर, या F का रिलेशनशिप क्या है r² के साथ, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कूलम्स लॉ। ओके, इसके अलावा हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसके पास फोर्स ऑफ रिपल्शन भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। अब ये फोर्स का बिहेवियर क्या है, ठीक है, ये कैसे हमें पता चलता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग हमने कुछ इस तरह बनाई कि आपके पास दूर एक चार्ज पड़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज है। अब इस चार्ज को कैसे पता चलेगा कि हमने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है,
या अगर सेम चार्जेस आ गए हैं तो इनको कैसे पता चलता है कि हमने एक दूसरे को रिपेल करना है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं कि जो हर चार्ज एक आपका होता है उसके इर्द गिर्द कोई फील्ड, कोई रीजन, कोई स्पेस होती है जहाँ पर आप इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या फोर्स ऑफ रिपल्शन को, या आप कहें कि उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उस वहाँ पर उसका असर होता है। तो कैसे होता है, अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम जानने के लिए एक कुछ इमेजिनरी लाइन यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके लिए क्या करती हैं कि वो बताती हैं आपको कि अगर मैं इस पॉइंट पे देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हमें बताती हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी तरह से ये कि अगर ये यहाँ पर पड़ा हुआ है या यहाँ पर पड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये जितना चार्ज से करीब होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का वहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, जितना उससे दूर होता जाएगा उसका मैग्नीट्यूड वहाँ से कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कोर्स में यू कैन से कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाया था ये फाइंड आउट करने के लिए कि किसी भी, पहले हमने एक पॉइंट चार्ज लिया उसकी वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फिर हमने एन नंबर ऑफ समझे सेपरेट चार्जेस को लिया, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। उसके बाद फिर हमने ये काम किया था कि हमने एक सिस्टम लिया था जिसमें दो पार्टिकल्स थे, हमने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, फिर हम वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर आ गए, फिर टू डायमेंशन पे गए, फिर थ्री डायमेंशन पे गए। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, उस चार्ज बॉडी का हम इफेक्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं किसी भी दूसरे डिस्टेंस पर, किसी भी दूसरे मुकाम पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, दैट वाज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हमारे पास होता क्या कि अगर आपके पास कोई इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सेज हैं किसी चीज़ के और आपको वहाँ पर उन रिस्पॉन्सेज का नेट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज फोर्स है तो आप क्या करते हैं, आपको अगर एफ नेट चाहिए है, रिजल्टेंट फोर्स चाहिए किसी एक जगह पर, तो आप क्या करते हैं, F1 फाइंड आउट करते हैं, या आप समझे कि F1 2 कर लें, कि फोर्स बिटवीन 1 एंड 2 पार्टिकल, देन प्लस F1 और 3 पार्टिकल के दरमियान प्लस, इस तरह से आप करते चले जाते हैं इनको। जो आपका ये एडिशन है ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने जो दूसरी चीज़ यहाँ पे डिस्कस की थी वो ये थी कि डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल इज़ डिफाइंड लाइक कि आपके पास दो चार्जेस होते हैं, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, Q1 और Q2 इसको हम कह देते हैं, और ये एक डिस्टेंस बल्कि यहाँ पे बनाना चाहिए, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ D। दिस सेटअप इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है जी, अब आपने फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की, आपने इसको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, वहाँ पर Q और R का आपस में क्या रिलेशनशिप आता है विद E। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में जहाँ पे मेरे पास आया था, हम इसको डिफाइंड ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नाट। एफ क्या है, एफ आपकी फोर्स है, क्यू नाट क्या है, आपका टेस्ट चार्ज है। ये ऐसे ही है कि ये आपका कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और किसी एक फासले पर आपने एक दूसरा चार्ज रखा है जिसको आप कहते हैं कि ये क्यू नॉट है। ठीक है, ये Q1 हो गया। तो एफ बेसिकली क्या होता है, एफ आपका आ जाएगा कि Q1 क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर, अगर इसके दरमियान में डिस्टेंस आर है। ठीक है, ये आपके पास फोर्स बन जाती है। ओके जी, हम डाइपोल की बात कर रहे थे, उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि सॉरी, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप आर को कर दें इन्फिनिटी कर दें या ज़ीरो कर दें, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो आपकी इक्वेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इस चीज़ को हमने बड़ी अच्छी तरह से डिस्कस किया है कि जब आप बात करते हैं 1 ओवर इन्फिनिटी वो किसके बराबर होता है, या 1 ओवर ज़ीरो किसके बराबर होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, तो आप किस तरह से इसको करते हैं। ये चीज़ें आप जब आपने मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी फाइंड आउट करें, तो उसमें भी आपको इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ये आपने यहाँ से समझें कि आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपके पास स्लाइड से मौजूद है, आप वो लिख लें और फिर इसको अंडरस्टैंड करें कि आर कहाँ पर है, जी कहाँ पर है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम आगे पीछे अगर वेरी करें तो हमारे पास इक्वेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है। ठीक है जी, 1 मिनट मेरा हाथ लगने से छोटा हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक था वो आ गया लाइन ऑफ चार्ज। लाइन ऑफ चार्ज से पहले हमने एक्चुअली चार्ज डेंसिटीज़ को डिस्कस किया था।
पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे पास अगर n नंबर ऑफ चार्ज भी हो जाता है ना, Q1 और Qn तक है, तो हम चार्ज बाय चार्ज हम उसको एक एक चार्ज करके कर लेते हैं, कुछ नंबर हमारे पास आ जाता है। लेकिन जब आप अपने रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो आपके पास मौजूद है, तो वहाँ पर अगर आप दो चार उसका सेंटीमीटर का भी कोई पोर्शन लेते हैं, कोई इस तरह से करके कि आपके पास आ जाता है, 1-2 इंच का भी आ जाता है, तो वहाँ भी बिलियंस ऑफ चार्जेस आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको चार्ज बाय चार्ज एक्चुअली नहीं काउंट कर सकते। तो वहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, चार्ज डेंसिटीज़ का। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई लेंथ है तो उसकी चार्ज डेंसिटी को हम कहते हैं कि लैम्डा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दिस इज़ क्यू ओवर लेंथ आ जाता है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई एरिया है लेट्स सपोज, तो आप उस 2 डायमेंशन का आ जाता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप क्यू पर यूनिट एरिया ले लेते हैं, या आप क्या, ये आई थिंक रो होता नहीं, ये रो नहीं होता, ये लैम्डा होता है, इसका नाम क्या होता है, ये सिग्मा आई थिंक होता है, और ये रो होता है। यहाँ पे क्या आपके पास होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो आप इस तरह से एक दो चार्ज को काउंट करने की बजाय आप वहाँ पर जो चार्ज होता है उसको पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वॉल्यूम से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, और इसको हम चार्ज डेंसिटीज़ कहते हैं। चार्ज डेंसिटीज़ की ही डिस्कशन में हमने देखा था कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है। बेसिकली आर्क क्या होता है कि ये आपका एक सर्कल का अगर मैं एक पोर्शन ले रही हूँ, तो ये इसके में थीटा होगा, ये आर उसका रेडियस है। तो ये जो गोल वाला पोर्शन आता है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है, इसको हमने डिस्कस किया, इसको आर्क लेंथ कहते हैं। यहीं पर हमने एरिया ऑफ क्या उसे कहते हैं जी, सर्कल, वो फाइंड आउट किया था। इसी तरह से हमने यहाँ पर वॉल्यूम किसी सर्कल को स्फीयर का चाहिए तो वो किसके बराबर होता है। तो ये चीज़ें आप इस टॉपिक के अंदर देखेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, उसी तरह फिर आप यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ चार्ज का ई क्या होता है, किस चीज़ के बराबर होता है। यहाँ पे जी क्या है, जी कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ पे आर कौन सा डिस्टेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि अगर मैं इस आर को ज़ीरो करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं जी को ज़ीरो कर दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी। तो ये चीज़ आप इसको इस ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जिस चीज़ को आप ज़ीरो रखना है, आप उस पूरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू को ज़ीरो करके देखेंगे कि आपके पास इक्वेशन की क्या फॉर्म आती है, क्या शक्ल आता है। ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वाज फ्लक्स। अब फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स एक्चुअली लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू फ्लो, फ्लो ऑफ समथिंग थ्रू सर्टेन एरिया या सब्सटेंस। तो आपके पास लेट्स सपोज कोई एरिया है और इसमें से कितना कोई चीज़ फ्लो करती है, उस चीज़ को हम कहते हैं कि फ्लक्स होता है ये। ठीक है, अब ये डिपेंड किन चीज़ों पे करता है, ऑफ कोर्स। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको बार बार दी है कि आपके पास एक विंडो है, सर्टेन एरिया है, और आप वहाँ पर खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि भाई तेज़ हवा चल रही है, तो आप फील कर सकते हैं कि अगर तो हवा आपकी खिड़की के पैरेलल होती है तो आपके कमरे में हवा नहीं आती है, और अगर वो उसके रास्ते में आ जाए हवा के पैरेलल के अलावा कोई एंगल बने, तो जितना वो एंगल बनता है तो हवा आपके कमरे में उतनी आती है। और दूसरी ये कि खिड़की का साइज़ ऑफ कोर्स मैटर करता है कि कितना बड़ा एरिया एक्सपोज हो रहा है एयर को, उतनी ज़्यादा हवा आपके पास एंटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था वेक्टर एरिया का। अब वेक्टर एरिया क्या होता है कि आपके पास उसका जो ये ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, उस एरिया के जिसको आप कंसिडर कर रहे होते हैं। और इसकी समझे कि ये आपका कोई एरिया अगर मैं बनाऊँ, तो यहाँ से उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है, उसके नॉर्मल हम कहते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस, और आउटवर्ड होती है। ठीक है, अगर एक आपके पास कोई सरफेस है, हम उसे कहते हैं कि भाई ये मेरा राइट है, ये इसका, अगर इसके बैक वाले का मैं देखना चाहूँ तो वो दूसरी साइड पे जाएगा, तो नॉर्मल भी होती है लेकिन आउटवर्ड होती है। अगर आपके पास लेट्स सपोज आप दीवार को अपने, या आप समझिए कि आपने एक पेपर अपने टेबल पे रखा है, तो उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है जो आपको, जिसको आप फेस कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स योर रूफ होगी, छत की तरफ उसकी जा रही है, और जो उसकी नीचे वाली आपके टेबल या पेपर का जो नीचे वाली सरफेस है, उसका जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड होगी, वो ज़मीन की तरफ होगी। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरफ आपकी सरफेस कहाँ पड़ी हुई है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो जो सरफेस का एरिया होता है, बिकॉज एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, एरिया का तो अपना नहीं होता ना, डायरेक्शन नहीं होती, तो वो एरिया का जो वो है वो उसका मैग्नीट्यूड होता है, जो भी एरिया की वैल्यू है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक स्क्वायर है 2x2 का, तो इसका ये मतलब है कि 4 मीटर आपकी उसका एरिया हो गया, तो ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन आपको पता है को क्या होगी, यहाँ से आउटवर्ड आपकी तरफ आ रही है, बाहर को आ रही है, तो ये उसकी डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, अगर इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को करना चाहते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी, या जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है किसी सर्टेन एरिया से जो वहाँ से पास करेगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। ठीक है,
इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने किस चीज़ के लिए समझा या हम क्या करना चाह रहे थे, तो वो हमने इसको यूज़ किया था गॉसेस लॉ में। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन एक्चुअली ये आपको उससे मिलता है कि जब हम पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने अच्छी खासी तगोदो की। पहले हमने उसका छोटा सा एक स्मॉल पैच लिया ये फाइंड आउट करने के लिए कि वहाँ पर उसको हम एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट कर रहे थे पॉइंट चार्ज पर कि एक ही चार्ज है, इतना छोटा सा हम इसका पैच लेते हैं। फिर वहाँ से हम अप्रॉक्सीमेशन लगाते लगाते उसको लेकर आते हैं रियल अपनी सरफेस पे, वहाँ पे फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं। कैलकुलस का हमने यूज़ किया, हमने सोचा कि जो चेंज है दैट इज़ स्मॉल एंड कॉन्टीन्यूस, तो हमने वहाँ पे इंटीग्रेशन को यूज़ करते हुए गॉसेस लॉ बेसिकली आपको क्या देता है, आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू चार्ज इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट आपका। और फाई क्या है, फाई बेसिकली फाई के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका वेक्टर एरिया मौजूद है। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है उसको आप बाहर निकाल देते हैं, तो जब इंटीग्रेट करते हैं डी ए को तो आपको ए मिल जाता है, तो वो ई ए के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से गॉसेस लॉ आपको एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की, किसी दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जब अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है जी, और दूसरा आपको ये चार्ज इनक्लोज बताता है। लेट्स सपोज आपके पास कोई गॉसियन सरफेस है, मैं कहती हूँ यहाँ पे Q1 है, लेट्स सपोज 5 कूलम है। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द यहाँ पे बहुत सा चार्ज मौजूद हो, कहीं 10 कूलम पड़ा हुआ है, कहीं 20 कूलम पड़ा हुआ है, तो मैं कहूँ अब यहाँ पे चार्ज कितना है, तो गॉसेस लॉ आपको चार्ज बताता है दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इसका जवाब सिंपल 5 कूलम होगा। ओके जी, इसके अलावा इसी चैप्टर में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कंडक्टर को। हमने कहा कंडक्टर के पास जो एक्सेस चार्ज अगर आप उसको दें तो वो कहा जाता है, तो कंडक्टर उसको अपने सरफेस पे अरेंज करता है। ठीक है, ये आपका पास एक क्वेश्चन था, उसका वे है कि किस तरह से चार्ज को टैकल करता है, तो हम ये कहते हैं कि अपने पास सरफेस पे इसको अरेंज कर देता है। ठीक है जी। ओके जी, अब हम बात करेंगे अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अगर आप बात करते हैं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की, तो इट्स टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसकी इससे इसमें होता क्या है कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर उसमें काम करते हैं कि आप एक ऑब्जेक्ट को किसी एक मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट से किसी एक पोजीशन पर लेके जाते हैं। मींस लेट्स सपोज हम इसको हाइट के साथ करते हैं कि आप किसी बॉडी को उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में काम करते हुए उसको किसी हाइट पर लेके जाते हैं, तो विच मीन्स अगर आप वहाँ से उसको रिलीज़ करते हैं वो कोई ना कोई काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी को करते हैं। बेसिकली एनर्जी को हम दो फॉर्म्स में करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी एसोसिएटेड विद द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम इसको पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, बेसिकली पोटेंशियल का मतलब ही होता है कि ये कोई कैपेसिटी होती है कुछ करने की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी चीज़ की, उसको इन फ्यूचर, तो हम इसलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब चूँकि आपको पता है हमने बड़ी लंबी इसकी डिस्कशन भी की थी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ऑफ कोर्स अगर एक मैस है तो मैस पे डिपेंड करती है, और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स आ जाएं जो चार्ज पार्टिकल हैं, उनका मैस इतना कम है, इतना माइनर है कि उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका ये मतलब है कि पोजीशन से भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पता है कि जो आपके पास चार्जेस हैं उनके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली वो इलेक्ट्रिक वो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि एक चार्ज पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी को भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके पास जो एनर्जी आती है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको हमने वर्क डन की फॉर्म में भी डिस्कस किया है। हमने चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखा था, जो आपके पास आपका डेल्टा वी था। ये जो कैपिटल वी है बेसिकली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, वी एफ माइनस वी आई हमने इसको डिफाइन किया इनिशियल से फाइनल का, और इसी बेस पे हमने इसको डिफाइन किया था कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। पाथ इंडिपेंडेंट किस तरह से होता है कि आप, सॉरी एक मिनट जी, थोड़ा
किस तरह से ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है कि आपकी जो पोजीशन थी वो आपने इसकी ली है, आप इंटरेस्टेड किस में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। इसका मतलब है कि अगर आप दरमियान में कोई पाथ फॉलो करते हैं, डिफरेंट पाथ से होकर आते हैं, इसको हमने इक्वल पोटेंशियल सर्विसेज से भी किया था कि अगर आप एक ही पोटेंशियल पे से, एक पोटेंशियल से आप शुरू करते हैं, आप किसी दूसरे तीसरे पोटेंशियल से होते हुए वापस अगर उसी पोटेंशियल पे एंड अप कर देते हैं, तो आपकी इनिशियल अगर आप देखें और फाइनल पॉइंट दोनों अगर एक ही पोजीशन पर आ जाते हैं, तो आप इसका मतलब कि हम इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, इनिशियल और फाइनल में। अब ये दरमियान में से कौन सा रास्ता फॉलो करता है, हमारे पास इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो हमारा फार्मूला एक होता है, जो हम किसी चीज़ को फॉर्मलाइज करते हैं, वो बेसिकली हमें बताता है कि ये चीज़ किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमें अपने फार्मूले से ही देख के पता चल जाता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ की, इसमें पाथ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल मैटर करेगा। यहाँ पर आपकी जो आपका वी किसके बराबर है इसको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि वी इन्फिनिटी की क्या वैल्यू आएगी, वेदर इट इज़ इन्फिनिटी और ज़ीरो। इसको हम डिफाइन करते हैं जब आपके पास फार्मूला होगा वी का, ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि डिस्टेंस अगर आपका इन्फिनिट हो जाए तो उससे क्या मुराद होता है, अगर आपका डिस्टेंस ज़ीरो हो जाए तो उससे क्या मुराद होता है, ठीक है जी। ये चीज़ें आप इसको देखेंगे, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। फिर वही कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज वो क्या होता है, ठीक है जी। ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद हमने एक अगला जो चैप्टर किया था वो था करंट और रेजिस्टेंस का। उसमें सबसे पहले जो हमने एक रिलेशनशिप समझा कि आपके पास एक क्लोज सर्किट है और उसमें आपका कोई वोल्टेज वी आपने उस पर अप्लाई किया है, कि वहाँ कोई करंट आई है, और आपके पास जो रेजिस्टेंस है उस सर्किट की वो उसमें आर है। तो जो ओहम्स लॉ है वो आपको बताता है कि वी प्रोपोर्शनल है करंट के, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और यू कैन से वी इज़ इक्वल टू आर आई, ठीक है। अब आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और आई क्या है, करंट, और वी क्या है, आपका वोल्टेज। तो ये आपके पास एक रिलेशनशिप है, और ये आपको ये बताता है कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के आपका वोल्टेज, ठीक है। इसी तरह से हमने एक और चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया, दैट वाज करंट। करंट जो ये वाला करंट है ये आई है, और ये किसके बराबर होता है, आपका Q ओवर टी, ठीक है। इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो आप सॉरी चार्ज आपको क्या देता है, करंट देता है। इसका यूनिट आपको पता होना चाहिए कि इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। ये मैंने इसका नाम लिखा है, आपने यूनिट इसका चेक करना है। उसके बाद जो हमारे पास है एक क्वांटिटी दैट वर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे नीचे में रेजिस्टेंस लिखा है, ऊपर मैंने इसको रेजिस्टेंस के साथ इसको बताने की कोशिश की है। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात पहले करूं, तो आपका जो मटेरियल है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी मैटर को, किसी भी करंट को कितना रेजिस्ट करता है उसके फ्लो को। इसकी एग्जांपल अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दी थी कि लेट्स सपोज आप एक किसी टाउन में लेट्स सपोज रहते हैं और वहाँ पे रोड्स वगैरह ना हो, आपके जो रोड्स होती हैं, तो आपको ऑफ कोर्स आप अगर किसी जगह तक पहुँचना है, आपने गेट से एग्जिट करना है या कहीं बाहर जाना है, उस टाउन से निकले, तो आप अपने घर से रोड्स पे अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए या वहाँ से चलते हुए आप बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और अगर रोड्स ना हो, सिर्फ घर साथ साथ बने हुए हों, तो ऑफकोर्स आपको बाहर जाने में कितना ज़्यादा इशू होगा, आपका फ्लो उतना ही मुश्किल हो जाएगा। ये सिचुएशन ये होती है कि जब आपके मटेरियल होते हैं उनके पास जो अपने एटम्स की जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है, उनके जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ऑफकोर्स हर जो मटीरियल है उसका डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। तो ये इसका ही मतलब हुआ कि ये मटीरियल की अपनी प्रॉपर्टी है कि जब वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन अगर पास करना चाहता है तो उसको कितना रास्ता मिलता है। सारे जो एक एक तरह के जो एटम होंगे, एक तरह का जो मटेरियल होगा, सब एक ही तरह की रेजिस्टेंस देगा। इसलिए अगर आप आयरन की बात कर रहे हैं तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो ऑफ कोर्स एक ही वैल्यू उसकी होगी। और अगर आप जैसे ही आप मटेरियल बदलेंगे, मीन्स आप जैसे टाउन बदलेंगे, वहाँ पे घरों की अरेंजमेंट अगर डिफरेंट है तो वहाँ पर आपको रेजिस्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। कॉन्फ़िगरेशन से मुराद उसकी सॉरी मेरी एक मिनट विंडो बंद हो गई है। जी, वो क्या करता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। उसकी मिसाल आप मैं एक इस तरह से दे सकती हूँ कि जैसे आपके पास एक खुली रोड है और एक तंग रोड है, ठीक है।
अब आपने अगर खुली रोड पे मूव करना है तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगी, और भी तो गाड़ियाँ आपके साथ मूव कर रही हैं। अगर आप एक तंग रोड से गुजरते हैं, वहाँ पे और भी गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। सो रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कोर्स आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, और आप इनका फार्मूला भी आपको पता है, आप इसको याद करेंगे, आपको ज़ुबानी पता होना चाहिए कि क्या फार्मूला इसका होता है, लेकिन इससे आपको पता ही चलता है कि रेजिस्टिविटी इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल एंड रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी, यू कैन से कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन, जो उसकी शेप होती है, उस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आती है, दैट इज़ कंडक्टिविटी। ऑफ कोर्स रेजिस्टिव जो आपकी रेजिस्टिविटी है, या उसका आपकी जो है वो उसका अपोजिट है। कोई चीज़ किसी करंट को फ्लो में कितनी वो है प्रॉब्लम होती है, कितनी उसमें हिंड्रेंस उसको मिलती है, वो आपकी आ रही है, उसका जो अपोजिट होगा दैट इज़ कंडक्टिविटी, कि कितना ज़्यादा वहाँ से करंट कंडक्ट करता है, या उसकी कितनी ज़्यादा ये चीज़ है कि वो उसको कंडक्ट करे, तो वो कंडक्टिविटी में वो चीज़ आ जाती है। ठीक है। इसके बाद हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, पावर की, कि आप कोई पावर देखना चाह रहे हैं किसी सर्किट की, तो पावर किसके बराबर होता है, आई वी के। ठीक है। बहुत से बच्चों ने इसमें भी थोड़े से कंफ्यूज हुए, ने मुझसे ये पूछा कि अगर आई है जो बाकी के फार्मूले हैं उनको क्या करें। बच्चे वो मैंने आपको समझाए थे एक डिफरेंट सिनेरियो के लिए, कि अगर आपके पास लेट्स सपोज सिर्फ करंट अवेलेबल है और आपने फाइंड आउट करना है पी करंट और आई है, तो आप क्या करते हैं, आप इस वी को भी ओहम्स लॉ से क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ आई लिख लेते हैं, या इस आई को इन टर्म्स ऑफ वी आप लिख लेते हैं। तो आपके पास दो डिफरेंट फार्मूला आते हैं, जो आपको डिपेंड करता है कि अगर आपने उसको राइट अवे सॉल्व करना है तो आप किस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो आपका पावर है वो आप बेसिकली आपका वो प्रोपोर्शनल किसके है, करंट और वोल्टेज के। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके। उसके बाद हमने एक डिवीजन की थी, जैसे हमने पहले आपको एग्जांपल दी कि अगर जब हम बात करते हैं करंट की या कंडक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम मटेरियल को डिवाइड करते हैं कि अच्छा जी हमारे पास एक टाइप का मटेरियल है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है। और उसके बाद हम कहते हैं कि इंसुलेटर होता है, जिसकी कनेक्टिविटी नहीं होती है, और वो कुछ मटेरियल के दरमियान होते हैं जिनको हम वो कहते हैं जी सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। अब हम जब हमने चीज़ों को एक डिफरेंट जिस सिनेरियो में हमने देखना, उसमें हम उनकी कैटेगराइजेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। ठीक है। अगर हम जब अब हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल थे जहाँ पर हमारे पास क्या था, ठीक है, वहाँ पर सॉरी ये मेरा ना रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, एक मिनट। ओके जी। सॉरी मेरे पास पहले स्क्रीन नज़र नहीं आ रही थी, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट किया है। अब आई होप कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी जी। ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे, हम क्या करते हैं कि अपने मैग्नेट जो हमारे पास टोटल हमारा मैटर होता है, जो मटेरियल है, हम उसे दो मेन उसमें कैटेगराइज करते हैं, दो मेन कैटेगरीज में। एक हो गया मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा होगा नॉन मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक क्या होता है, आपको पता है कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि वो मेटल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और इस तरह से बाकी वो मटेरियल हैं जो कि मेटल को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। अगर हम दो मेजर एक डिवीजन की बात कर रहे हैं, इसमें हमने डिस्कस किया था कि पार्टिकल की जो अपनी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, दो हमने ने भी अभी आपके साथ दो पहली उन दो चीज़ों का जिक्र किया है। एक है जी आपकी चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। दूसरी इसकी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ मैस, और तीसरी हम जो अभी जिक्र कर रहे हैं दैट इज़ स्पिन। जहाँ पर ऐसे तमाम मटेरियल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो पेयर अप होती है अप और डाउन में, और अगर वो पेयर हो जाती हैं, पेयर बन जाता है उसका, तो वो वहाँ पे उनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो सारा कैंसिल आउट हो जाता है, वो सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बनते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जिनके ऐसे मटेरियल जिनके एटम में इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो स्पिन को कैंसिल आउट नहीं करते, तो वहाँ पे उसके साथ जो एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैंसिल आउट नहीं होती, और वो सारे के सारे मटेरियल मैग्नेटिक हो जाते हैं, मींस वो मैटर को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। हमने इस तरह से एक डिस्कशन की मेजर मैग्नेटिक मटेरियल के हवाले से। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो याद होगा कि हमने एक फार्मूला आपके साथ लिखा था यहाँ पे कि एफ बी
ये किसके बराबर है, ये क्यू, क्यू क्यों आना है यहाँ पे, क्योंकि आप चार्ज की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं जिसकी, और वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसलिए कि वो मूविंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आता है और यहाँ पर बी आता है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला बनता है जिसको आप कह सकते हैं डिपेंड करता है किस पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे, साइन पे। साइन जैसे ही इनका एंगल डिफरेंट होगा, साइन थीटा की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, थीटा डिफरेंट होगा, और आपको मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम टू मिनिमम कुछ वैल्यूज मिलती हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू किस वक्त में होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू किस वक्त में होगी, ठीक है, कौन से एंगल पे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम होगी। ओके जी। इसके अलावा हमने बात की थी हॉल्स इफेक्ट के बारे में। उसमें क्या था, उसमें आपके पास हमने एक अपनी एक कॉपर स्ट्रिप ली थी, उसको हमने वहाँ से करंट हमने पास करवाया, उसको हमने दिया, ईएमएफ प्रोवाइड की थी। तो वहाँ पर उसको हमने रखा मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो डिफ्लेक्ट हो गए एक साइड पर। अब ऐसी सूरत में ऑफ कोर्स हमें पता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं चार्जेस पे, तो चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्ज डिफ्लेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन वहाँ पर ये होता है कि आपके जब चार्जेस एक साइड पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं यानी कि डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो जो दूसरी साइड होती है वहाँ पर डिप्लीशन हो जाती है नेगेटिव चार्ज की है, समझिए कि आप कह लें क्या, वहाँ पे आप कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से वहाँ पे की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस हो रही है उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है, वो बराबर हो जाए आपकी उसके मैग्नेटिक फील्ड के, या मैं इसको ये इस तरह से करूँ कि एफ ई ये आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है, फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे आपके पास एफ बी आ जाए, फोर्स है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो आपके जो पार्टिकल्स हैं, जो चार्जेस हैं, वो डिफ्लेक्ट नहीं होते अपने पाथ से, ठीक है जी। एक हमने ये डिस्कशन की थी इसके बारे में। अच्छा, इसके अलावा हमने नेक्स्ट एक रिलेशनशिप एक्चुअली ड्रॉ किया था, दैट इज एम्पियर्स लॉ। वो क्या था कि बी और करंट के दरमियान में हमने एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया था, तो वो आ जाता है बी, और बेसिकली यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इंटेग्रल फॉर्म में तो ये होता है बी डॉट डी एस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आई, दिस इज करंट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट। तो ये जो है बी कांस्टेंट बाहर चला गया, ये जो चीज़ होती है डी एस, ये जो आपका लेट्स सपोज ये आपका करंट जा रहा है और ये आपके पास उसका इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो ये जो उसका रेडियस है दैट इज आर। तो ये क्या चीज़ आ जाती है, इसका जब सर्कमफेरेंस लेते हैं इस सर्कल का तो वो आ जाता है 2 पाई आर। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, जो कि सर्कमफेरेंस है इस सर्कल का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक डिस्कशन थी अबाउट एम्पियर्स लॉ। इसको आपको पता होना चाहिए कि इसमें बी क्या है, म्यू नॉट क्या है, आई क्या है। ओके जी। इसके बाद हमने बात की थी फेरेडेज लॉ की। फेरेडेज लॉ बेसिकली फेरेडेज लॉज ऑफ इंडक्शन हम इसको कहते हैं। ये आपको बेसिकली प्रोवाइड करता है रिलेशनशिप आप कह लें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप मैं इसको लिखना चाहूँ कि इसका फार्मूला किसके बराबर होता है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे डी लिख से चले कर हम डी लिखते हैं डी फाइव बी ओवर डी टी, ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बी फाइव बी क्या है, फाइव बी इज इंटेग्रल बी डॉट डी ए। बेटा जब डॉट लिखा जाता है इसका मतलब है कि हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप डॉट लिख रहे हैं और साथ में इंटेग्रल आएगा, बी कांस्टेंट हो, तो ये बी डॉट बी डी ए के बराबर आ जाएगा। ए को आप करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, बी ए। उसके लिए जहाँ पर आपके पास बी कांस्टेंट हो, ये मींस यूनिफॉर्म हो। और अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है तो ऑफ कोर्स आप उसकी जो भी वैल्यू गिवन है आप उसको यहाँ पे रखते हैं और फिर एरिया के साथ आप उसको टोटल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमने किया कि आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें, कम कर दें, पास लेके आए मैग्नेट को उस जो आपकी कॉइल है जहाँ से आपने करंट को देखना है क्लोज सर्किट के, या उससे दूर दूर लेके जाएं, तो ये चेंज हो जाता है, ठीक है। जो इंड्यूस्ड करंट है आपका, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कि आप उसको फाइंड आउट करते हैं लेंजेस लॉ से, ठीक है जी। ओके,
अब दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे फेडरल लॉ में ये भी हमने थोड़ा सा देखा था, अगर आप डायरेक्शन के पॉइंट से देखना चाहें तो आप अपने राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं कि अगर वो टुवर्ड्स द पेज है या इनटू द पेज है, आउट ऑफ द पेज है, तो आपका थंब उस चीज़ को शो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। तो जो आपकी उंगलियां कर्ल होती हैं वो आपको करंट की डायरेक्शन देती हैं। तो जहाँ पर आपके जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो इनटू द पेज है, तो आप अपने जो आपका थंब है उसको इनटू द पेज रखते हो, अपनी अपनी उंगलियों को कर्ल करके देखते हैं कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। और इसी तरह जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, हमने कहा था वो उसके अपोजिट, उसको अपोज करती है अपनी जो उसको कॉज करता है उसका, ठीक है। तो उसका ये मतलब है कि उस जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी जो मैग्नेटिक फील्ड आपने चेंज कर रहे हैं, जिसने उस मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है। तो वो क्या करेंगे, फिर आप उस तरफ अपने थंब की डायरेक्शन रखेंगे और अपनी उंगलियों के कर्ल को चेक करेंगे कि वो किस तरफ जा रही है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसकी डायरेक्शन को एक डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हमने बात की थी मैक्सवेल इक्वेशंस की। मैक्सवेल इक्वेशंस अगर आपको याद हो तो ये कंबाइन करती हैं बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हमने 4 लॉज को डिस्कस किया। ये आपकी स्लाइड्स में ये इक्वेशन मौजूद है, मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी उसमें जाके देखेंगे अपनी स्लाइड में, तो आपके पास 4 इक्वेशंस है। पहला आपका लॉ है दैट इज़ गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वो जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आता है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, दैट इज़ ये जो आपके पास आ जाता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी एल, आपके पास डी ए दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये जो चीज़ है ये आपके पास गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म आ जाता है। इसके बाद फैराडे लॉ आ जाता है, ये वाली इक्वेशन आ जाती है। इसके बाद एम्पियर्स लॉ, फोर्थ इक्वेशन आपके पास आती है एम्पियर्स लॉ की। लेकिन एम्पियर्स लॉ में एक तो ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, ये आपके पास आती है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जहाँ पर उसने कहा था कि जब आपके पास चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करती है, ठीक है। तो आपके पास जो फार्मूला फिर आ जाता है, इसका जो लॉ आ जाता है दैट इज़ पी डी एल कर लें या डी एस कर लें, दैट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये तो एम्पियर्स का फार्मूला हो गया। उसने साथ में प्लस क्या किया था, 1/c²। ये 1/c² आपका कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन आती है और साथ में आपके पास क्या आ जाता है, उसका कर्ल ई ओवर कर्ल टी आ जाता है। मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रिक, यहाँ पे ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक, ठीक है जी। तो आप इस तरह से इसको ये समझिए कि इसके अंदर एक जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक पोर्शन ऐड हो जाता है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैक्सवेल इक्वेशंस में। तो आप इनके ये इक्वेशंस आपको गिवन है, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं और यही इक्वेशंस आप याद करेंगे जो इसमें गिवन है, क्योंकि इसके अलावा इसकी डिफरेंट डिफरेंशियल फॉर्म भी होती है, कुछ और फॉर्म्स भी आप देखेंगे तो वो फिर आप उसको बता नहीं पाएंगे कि यहाँ पर इसको आपको नज़र क्या आ रही है, क्या चीज़ है, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। इसी के बेस पे फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन करते हैं कि ऑसिलेशन होती हैं इन स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, और ये परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के भी, और अपने जो प्रोपोगेशन है उसके भी ये परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं और जो इनकी स्पीड होती है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और नामों में आप इनके देखते हैं कि रेडियो वेव्स हैं और माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड हैं, आपके पास आपकी अपनी लाइट है, इसी तरह से आपके पास अल्ट्रा वायलेट हैं, एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं। इनके सारे यूजेस वगैरह भी मैंने आपको बताए थे। और हम इनको डिफरेंट नाम क्यों देते हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। डिफरेंट नाम इनके कहाँ पर होते हैं, जहाँ पे इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है वहाँ पे इनका नाम डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जब इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी तो इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। तो इस बेस पे इनका जो नाम है वो भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त मेरे जहन में थी जो मैंने आपको बता दी हैं। अब ये है कि आप लोग इन टॉपिक्स को देख लें। अगर मैंने कोई इस वक्त मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मैंने और आपको क्या टॉपिक्स लिखवाए थे। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और टॉपिक्स थे तो वो भी आप मुझे बता दें, तो मैं उसका भी आपको थोड़ा सा उनका आपके साथ उसकी डिस्कशन कर लूँगी। या इसके अलावा जो बात मैंने आपको बताई है उनमें से आपको लगता है कि कुछ बातें आपको समझ नहीं आई हैं या आप उसको दोबारा से करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके जी, अब इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।